गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4th जून है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक को, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर या किसी भी मैगजीन से जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप जनसत्ता पढ़ लो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, आप द हिंदू पढ़ लो। ठीक है, ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़पेपर में आता है। और आपको जो भी ठीक लगे, चाहे जनसत्ता अच्छा लगे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगे या द हिंदू लगे, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है ना लास्ट में वीडियो के अंत में बात करेंगे। ठीक है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। फी जो है ना बहुत ही नॉमिनल रखा गया है और काफ़ी सोच समझ के डिसाइड किया गया है। ओके, चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये अमेरिका के वाणिज्य मंत्री, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर मिनिस्टर हैं के। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है लुटनिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए हार्वर्ड लुटनिक इनका नाम है। इन्होंने कहा कि भारत जो है ना कुछ ऐसा काम करता है जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आता है। ये जो है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मेंस में जो है ना आपसे पूछेगा कि भारत और अमेरिका जो हाल में किन मुद्दों को लेकर विवाद रहा है। ठीक है, आप उस पे चर्चा करें या विश्लेषण करें। साथ ही जो है भारत और अमेरिका अपने संबंध को मजबूत करने के लिए क्या-क्या प्रयास किया हुआ है। ठीक है, ये मेंस का फ्रेमिंग क्वेश्चन है। हम आपको बताएँगे जो जो हमारा पेड जो कोर्स है ना, या उसको पेड ग्रुप कह लीजिए, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ना, आपको हम अंत में बताएँगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन ये हो गया। इसमें हालिया विवाद में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे ट्रेड जो वार है यहाँ पे, ठीक है? फिर आप देखोगे इसमें जो 2 चीज़ बात किया गया है कि भारत जो है ना रसिया से क्या खरीद रहा है? अपना इक्विपमेंट खरीद रहा है, अपना सैन्य उपकरण खरीद रहा है। पहला वो हो गया, इसको लेकर नाराज़गी है, अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा नाराज़गी क्या है कि भारत जो है ना डॉलर पर जो निर्भर है भारत, ठीक है? उसको कम करने के लिए ब्रिक्स जो है ना ब्रिक्स, ठीक है? अ एक एक अपना करेंसी बना रहा है, तो भारत उसके साथ क्या कर रहा है? साझेदार कर रहा है। ये अमेरिका को पसंद नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है साफ-साफ कि उन्होंने भारत भारत के रूस से सैन्य उपकरण खरीदने और डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इसके साथ जुड़ने का जो हवाला देते हुए ना, ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। मेंस में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और ये टॉपिक को जो है ना अपने पेड ग्रुप में मेंस के क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाया जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, टू द पॉइंट। ये हमारे सीडीएस, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है? चीफ ठीक है? प्रमुख रक्षा क्या है? चीफ डिफेंस प्रमुख रक्षा अध्यक्ष क्या नाम है इनका? जनरल अनिल चौहान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? एक तरफ जो अधिकारी का नाम दे देगा, उनका एक पोर्टफोलियो दे देगा, उनका पद दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे बात किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध और राजनीति दोनों पैरेलल, दोनों समानांतर चल रहा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो पेशेवर सेनाएँ ना अस्थायी नुकसान से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि समग्र समग्र परिणाम ऐसे नुकसान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कुल मिलाकर जो है ना, इस बार जो है ना जब आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे, चाहे 71 बीपीएससी का हो या आप यूपी पीसीएस का हो ना, यूपी पीसीएस मेंस हो, तो वहाँ पे सेना की जो ताकत है, सैन्य जो अ, क्षमता है, वहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किया है, उस पे आप चर्चा करें। भारत के सामने क्या चुनौती है अपने रक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए? भारत जो है अपने नेबर जो कंट्री है, उससे जो चैलेंजेस मिलता है, उससे निपटने के लिए भारत ने अपने सैन्य ताकत में क्या इज़ाफ़ा किया है? इस सारा एंगल को अपने पेड ग्रुप में या पेड कोर्स कह लीजिए, वहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। जो आपको बहुत कारगर या आपको ये समझा पाए, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है और क्या उसमें लिखना होता है। ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे जेएनयू कॉलेज के बारे में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया गया है।
वहाँ का जो चांसलर होता है ना, उनको कुलपति कहा जाता है, ठीक है? जैसे आपने भी अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कुलपति, कुलाधिपति का नाम सुना होगा, ठीक है? अभी जेएनयू के जो कुलपति हैं, उनको जो है ना, कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा, ऐसा प्रस्ताव जो है इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में पारित किया गया है, ठीक है? इसके पीछे 2 कारण दिया गया है, कुलपति से कुलगुरु। पहला कुलपति को लेकर है ना, कि इसमें पति शब्द आप देख रहे हैं ना, तो पुरुष का वर्चस्व को दिखाता है, ठीक है? महिलाओं को कम आँका जा रहा है इसमें। इसलिए इस शब्द को कुलपति मतलब क्या होता है? कुल जो परिवार है ना, उसका प्रधान। देखिए यहाँ पे लिखा, परिवार को प्रमुख को क्या बोलते हैं? कुलपति बोलते हैं। अब कुलगुरु है, अब उनको क्या कहा जाएगा? कुलगुरु। तो इसमें जो है ना, जेंडर न्यूट्रल देखने को मिलता है कुलगुरु में। लेकिन इसमें जेंडर क्या हो रहा था? एक्सट्रीम जा रहा था। यहाँ पे पुरुष का वर्चस्व को दिखाया जा रहा था, जो कि सही नहीं है, ठीक? और कुलगुरु में क्या हो रहा है? जो हमारी परंपरा है, जो शैक्षणिक परंपरा है, उससे मिला-जुला जो शब्द है, देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या बात करें यहाँ पे? हाँ, देखिए, पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो सरकार था, उसने जो है ना, वायु पॉल्यूशन से निपटने के लिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इवन और ऑड कॉन्सेप्ट को लेकर या योजनाओं को लेकर यहाँ पे प्रयास किया था उन्होंने, ठीक है? लेकिन जो वर्तमान सरकार है, रेखा गुप्ता, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है? दिल्ली की मुख्यमंत्री है। इन्होंने एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक जो है ना योजना लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? वायु प्रदूषण शमन योजना। क्या नाम है इसका? वायु प्रदूषण शमन योजना, ठीक है? 2025। क्योंकि इन्होंने कहा कि इवन ऑड जो कॉन्सेप्ट था, जो पहल था, इससे क्या होता था, जिनके पास 1 गाड़ियाँ हैं, तो उनको दिक्कत होता था, ठीक है? वो सप्ताह में 3 ही दिन ही गाड़ी जो है रोड पे चला सकते हैं, बाकी 3 दिन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है सड़कों पे घूमने का? तो इस तरह का यहाँ पे हवाला दिया गया है, इस तरह के तर्क दिए गए हैं। कुल मिलाकर आपसे जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, उससे निपटने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कौन-कौन सा स्कीम या पहल शुरू किया है और उसके क्या परिणाम देखने को मिला, ठीक है? तो आपको बता दें, आराम से फ्लो चार्ट बनाइएगा और वहाँ पे बताइएगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए वायु प्रदूषण शमन योजना निकाला। फिर यहाँ पर देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक बसेस का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फिर यहाँ पर आप बात करोगे, जो संवेदनशील है, जहाँ पे वायु पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मिस्ट स्प्रेयर का जो है प्रयोग किया जा रहा है, 3 चीज़ हो गया। रेगुलर ऑडिट किया जा रहा है, 4 हो गया। और वहाँ पे शुद्ध हवा सबका अधिकार है, उसको ध्यान में रखते हुए एक पेड़ माँ का नाम अभियान को यहाँ पे लागू किया जा रहा है। 5 फैक्ट हो गया। फिर देख लीजिए यहाँ पे स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को यहाँ पे चालू किया गया है। फिर यहाँ पे BS6 जो BS4 जो गाड़ी था ना, उसकी जो है पाबंदी लगा दी गई है और भारत स्टेज 6 सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन को क्या किया गया? प्रयास किया गया। तो अगर आप इन तमाम पहलों को अगर आप ज़िक्र कर देते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है? जो हमारा पेड ग्रुप रहेगा ना, उसमें इसी टॉपिक को लिया जाएगा, इसी तरह के टॉपिक को लिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, आप लिखने के लिए सक्षम हो, ठीक है? लगभग उसमें 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएँगे आपको हम, ठीक है? और जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, चाहे यूपीएससी में पूछा गया हो, चाहे बीपीएससी में पूछा गया हो, ठीक है? क्योंकि आपने देखा कि स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम होती है ना, वो यूपीएससी के कुछ-कुछ क्वेश्चन को क्या करती है अपने सिलेबस में लेती है या अपने प्रश्नों में पूछ लेती है, ठीक है? तो वो सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, वो सब चीज़ का नोट्स दिया जाएगा, अच्छे से टू द पॉइंट और आप देखोगे लगभग 6 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, बीपीएससी 71 मेंस को लेकर। आप वहाँ पर देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है? अभी तक हमारे पास 7-8 कॉल आए हैं, ठीक है? तो मैंने सबको अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ दिनों के लिए वेट करने के लिए कहा है क्योंकि अभी हम लोग फी को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपसे सजेशन माँगा गया था, कितना रखा जाए। तो अभी तक हमें जो सजेशन मिला है, उससे हम लोग खुश हैं, ठीक है? तो बहुत ही जल्दी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में अगर आप मेंस दोगे तो वहाँ पे ऐसे पेपर रहता है आजकल। बिहार में भी देख लीजिए, आप
यूपी-पीसीएस में देख लीजिए, सब में रहता है। तो वहाँ पे जो है ना, इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं कि हमारी जो परंपरा थी परिवार का, भारत में जो परंपरा है, परिवारवाद का है। लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर में देखो, पश्चिमी सभ्यता को देखो, वहाँ पे जो है ना एकलवाद या व्यक्तिवाद को प्रमुखता दिया जाता है, मतलब सिंगल परिवार। एक माता-पिता, उसके बच्चे, यही उसका परिवार है। लेकिन भारत में क्या है, दादा-दादी, ठीक है, माता-पिता, बच्चों, फिर इनके जो रिलेटिव है, मतलब परिवारवाद को यहाँ पे जो है तवज्जो दिया जाता था। इसका फ़ायदा पता है क्या है? देखिए इसका फ़ायदा क्या है? एक तो आपको इमोशनली मजबूती मिलेगा, आर्थिक सुरक्षा मिलेगा आपको, वैचारिक परिपक्वता मिलेगा, आपके विचार में क्या होगा, मैच्योरिटी आएगा, मानसिक शांति मिलेगा, उन्नति के लिए अनुकूल अवसर या वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है? तो ये सब फ़ायदा होता है अगर परिवार के साथ आप जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं या इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जो एकलवाद में रहते हैं, तो जिनको लगता है कि हम अगर सक्सेस हो गए, मुझे पैसा तो मिल गया, लेकिन वो लोग को बहुत दिक्कत होता है। तभी आपने देखा होगा भारत में भी ना इस प्रकार के जो वेस्टर्न कल्चर है, उसका अंधाधुंध यूज़ किया जा रहा है, उसका अपनाया जा रहा है। उसका नुकसान क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस व्यक्तिवादिता में मनुष्य को पूँजी तो मिल गया है, लेकिन उससे उसका भावनात्मक जो संबल है, जो इमोशनली जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो नहीं है। आर्थिक सुरक्षा, वो नहीं है। वैचारिक परिपक्वता, मैच्योरिटी का बात ही नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है? मानसिक शांति मिलता ही नहीं है वो लोग को, बेचैन रहेंगे वो लोग, ठीक है? उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण, सब कुछ छीन-भीन हो जाता है उनका और समाज में उनका एक ताना-बाना खराब हो जाता है। बिल्क यहाँ पे व्यक्तिगत जो कहा गया है ना या एकल को आत्महत्या के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि वो लोग जो है ना, जो परिवार से अलग रहते हैं या अकेले ही रहने का प्रयास करते हैं ना, वो लोग उसको जो है ना सेल्फ सुसाइड का दर्जा दे दिया जाता है। तो उनमें ये सब जो है ना नेगेटिव पक्ष देखने को मिलेगा। लेकिन जो परिवार के साथ जुड़ के रहते हैं ना, उनको जो स्ट्रांगली सब कुछ देखने को मिलता है और भारत की यही संस्कृति रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है ना, हमारी संस्कृति को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, जो कि सही नहीं है, ठीक है? हमें मैच्योर होने की ज़रूरत है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और हमें किसी चीज़ को अपनाना है ना, चाहे किसी भी कंट्री का हो, अगर हमें अच्छे अच्छी चीज़ों को अपनाना है, तो हम उसको अपने तर्क के कसौटी पे क्या करेंगे परखेंगे। तो अगर आप परिवारवाद को ये देख लीजिए, ठीक है? परिवार का जो कल्चर है और ये जो व्यक्तिगत कल्चर है, आप दोनों को अपना लीजिए, ठीक है? आपको कौन-सा बेहतर लगेगा? यहाँ पर आप देखोगे ना, जो सिंगल फैमिली वाले जो लोग रहते हैं ना, वहाँ पे सुसाइड की जो प्रवृत्ति है, ठीक है? यहाँ पे एनसीआरबी का रिकॉर्ड आया है कि जो वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करके जो चकाचौंध में रहना चाहते हैं, ये वो दिखावा का जो कल्चर वो लोग फ़ॉलो करते हैं, वहाँ पे आत्महत्या का कल्चर जो है ना, मतलब आत्महत्या की जो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो परिवार के बंधन में रहते हैं, परिवारों से जुड़ के रहते हैं, उनमें ये चीज़ बहुत कम पाया गया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो संस्कृति है, पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और चलन के अंधाधुंधकरण के कारण दिनों-दिन परिवार नामक जो हमारी व्यवस्था है, वो छिन-भिन होती जा रही है। आप देख रहे हैं ना, ये सब मेंस का टॉपिक है, जेईई में पूछा जाएगा। आपको अगर कुछ भी आइडिया हो गया, अगर आप 4-5 पॉइंट भी या कीवर्ड भी आते हैं ना, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ने के बजाय आप वहाँ पे अच्छे से लिख के आ जाएँगे। यही सब चीज़ आपको जो है ना, पेड कोर्स में सिखाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। यहाँ पर देखिए, अभी जो हमारा प्यारा भारत है और आपको जो है ना अ, जब भी मौका मिले अपने आंसर में भारत का मैप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? अच्छा नहीं बना है, लेकिन हमने प्रयास किया है बेहतर बनाने का। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। बाढ़ जैसी संभावना बाढ़ जैसी स्थिति बन गया है। बहुत सारे परिवार जो है ना विस्थापित हो गए हैं। जान-माल का बहुत नुकसान हुआ, संसाधन का बहुत नुकसान हुआ। तो इसके पीछे जो कारण है ना, वो है क्लाइमेट चेंज। वो है क्या है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और इस जलवायु परिवर्तन को और इज़ाफ़ा कर देता है वनों की कटाई। आप जंगल को काट रहे हो। जंगल काट रहे हो, जो पेड़ रहता था, वो फ्लड को रोकता था, मिट्टी को पकड़ के रखता था। लेकिन पेड़ ही नहीं है, तो मिट्टी भी भसक जा रहा है और जो पानी का फ्लो है, वो भी निकल जा रहा है। साथ ही साथ जो अवैध खनन है, अब जहाँ-तहाँ आप माइनिंग कर रहे हो, उससे जो है ना इम्बैलेंस होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, तो इसका संकट आप ही को झेलना पड़ेगा। थर्ड में क्या है? अंधाधुंध शहरीकरण, मतलब बिना प्लानिंग किए हुए ही जो है ना, शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, समस्याएँ जो अचानक आ जाती है, उससे निपट पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेज़ होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो भी घटनाएँ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है? वनों की कटाई, अंधाधुंध जो है शहरीकरण, अनियोजित शहरीकरण, फिर अवैध खनन, पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सब चीज़ों को बारे में आपको चर्चा करना होगा, ठीक है?
यहाँ पर देख लीजिए, वियतनाम में कई शहरों में प्रदर्शनी। आपको पता है ना, जो भगवान बुद्ध है, उनको तथागत भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी गया है कि भगवान बुद्ध को किन-किन नामों से जाना जाता है? तो प्रियदर्शनी, तथागत, ठीक है? ये सब नाम आप याद रखेंगे। आई थिंक प्रियदर्शनी तो अशोका को कहते थे। भगवान बुद्ध को तथागत कहा जाता था, शाक्य मुनि कहा जाता है, और भी कुछ नाम हैं जो जिसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप उसको देख के रखिएगा और मुझे ये न्यूज़पेपर में दिखा, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया। और जो है ना, वियतनाम में भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं, उनको वहाँ पे प्रदर्शन के लिए रखा गया था। जो लोग भी श्रद्धालु हैं, जो लोग भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनको जो है ना, जो आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके विचारों से जो प्रभावित है, सारे लोग दर्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब भारत का क्या है? सॉफ्ट पावर है। देखिए, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होता है देख लीजिए, क्योंकि मैं बार-बार ये जो है ना, चर्चा करता हूँ इस वर्ड का, तो ये जो है ना सॉफ्ट पावर में हो गया आपका खान-पान, ठीक है? आपकी डिप्लोमेसी, ठीक है? कल्चर, स्पोर्ट्स, और क्या है? कूटनीतिक हो गया, खान-पान हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, कल्चर के बारे में बात की है, लैंग्वेज, और ये सब जो है ना सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है। हार्ड पावर में क्या हो गया? जैसे कि हार्ड पावर में हो गया आपका सैन्य, सैन्य शक्ति, सैन्य ताकत, आमने-सामने युद्ध करना, हथियार, बंदूक खरीदना, ठीक है? ये सब जो है आपका क्या आता है? हार्ड पावर में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है। आपको पता है ना, 2047 तक हमारा संकल्प है कि भारत जो है ना विकसित हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए हमें हर सेक्टर में, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो या प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो, हमें सब में ग्रोथ करना होगा, लगभग 8% का। ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमें 2047 में डेवलप बनना है ना, तो अपने ग्रोथ रेट को कितना मेंटेन करना होगा? 8% के आसपास। ध्यान रखेंगे इसको। ये हो गया। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें, इन्होंने कहा, जो कृषि मंत्री है ना, कि हमें एग्रीकल्चर को भी बूस्ट करना होगा। एग्रीकल्चर का योगदान जो है ना, जीडीपी में पता है ना 18.2% के आसपास है, और हमारे भारत का 46% पॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन जो आबादी है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करेगा, तो जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या होगा? उनका जो इनकम बढ़ेगा, उनका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा, उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगा, और इससे हमारा देश क्या होगा? एक खुशहाली होगा, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भारत विकसित बन जाता है, तो वहाँ की जो आम जनता है या आम नागरिक है, उनको क्या फ़ायदा होगा? हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी? वैश्विक स्तर पर भारत का क्या असर पड़ेगा? ये सब जो है ना, हर एंगल से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, अगर हमारे आप कोर्स से जुड़ते हैं तो। यहाँ पे एक एक योजना है, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आपसे पूछेगा, जो स्वच्छ पौधा कार्यक्रम है, वो किस फ़ील्ड से जुड़ा हुआ है? तो बता दें आपको, बागवानी को प्रमोट करने के लिए। बागवानी जो कृषि होता है ना, ये देखिए, यहाँ पर कहीं मैंने देखा था, दिख नहीं रहा है। बागवानी देखिए, हाँ, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को शुरू किया। यह योजना के तहत हम देश भर में 9 संयंत्र, नहीं, 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 ठीक है। कुल मिलाकर बागवानी को आप यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने पढ़ा था कहीं पे, ये देखिए, बागवानी को प्रमोट करने के लिए। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अब कुछ मैप जो अभी कंट्री न्यूज़ में चल रहा है, अभी रशिया यूक्रेन खूब चल रहा है अभी। तो यहाँ पे रशिया देख लीजिए, यहाँ पे यूक्रेन चल लीजिए, देख लीजिए। सी ऑफ एज़ोव भी देख लीजिए, यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में सी ऑफ एज़ोव है। ब्लैक सी देख लीजिए यहाँ पे, जो कि रोमानिया, यूक्रेन और रशिया के साथ बाउंड्री क्या होता है? साझा होता है। यूक्रेन का पड़ोसी कंट्री कौन-कौन सा है? बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, और ये क्षेत्र को भी याद रखिएगा। लायम हो गया, खार्किव हो गया, ठीक है? पोपासना हो गया, मारिउपोल हो गया। ये सब जो है ना, यूक्रेन का एरिया है। अब देखिए, यहाँ पे इज़राइल हमास के बीच में युद्ध अभी भी चल ही रहा है। तो यहाँ पे इज़राइल देखिए किस-किस कंट्री के साथ साझा करता है? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। उत्तर में है लेबनान, पूरब में है, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, जॉर्डन। फिर यहाँ पे गाज़ा का लोकेशन देख लीजिए, वेस्ट बैंक का लोकेशन देख लीजिए, और यरूशलेम को देख लीजिए, क्योंकि नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछेगा। और ये है मेडिटेरियन सी। इजिप्ट, ब्राज़ील और लेबनान बाउंड्री साझा करते हैं।
उसके बाद देख लीजिए अफ़गानिस्तान को लेकर, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। तो पाकिस्तान को लेकर नहीं पूछेगा, अफ़गानिस्तान को लेकर एग्ज़ाम में पूछे गए, किन-किन कंट्री के साथ सीमा साझा करता है। आपको बता दें भारत के साथ करता है, पहला ही हो गया, चाइना के साथ करता है 2 हो गया, तजाकिस्तान के साथ 3 हो गया, उज़्बेकिस्तान के साथ 4 हो गया, तुर्कमेनिस्तान के साथ 5 हो गया, ईरान के साथ 6 हो गया और पाकिस्तान के साथ 7 हो गया। कुल मिलाकर अफ़गानिस्तान जो है ना 7 कंट्री के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा यूपीपीसीएस में, यूपीएससी एग्ज़ाम में और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। उसके बाद गोल्डन क्रिसेंट को भी हम लोग देख रहे हैं, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। आपसे पूछा गया ये 2 शब्द जो देखने को मिलता है, ये जो है ना आपका अफ़ीम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये है गोल्डन क्रिसेंट से जुड़ा हुआ शब्द। वियतनाम, बर्मा, लाओस और थाईलैंड, ये जो है ना गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे अफ़ीम का खेती बहुत ज़्यादा होता है। भारत में कोल माइन वाला एरिया देखिएगा, जैसे कि बोकारो और झरिया आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। फिर रानीगंज आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। कोरबा कोरबा जो है ना आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सिंगरौली जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ पर्वत हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना कोडा चदरी, कोडा चदरी यहाँ वेस्टर्न घाट में है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कव्वाल दुर्गा, नीलगिरी देख नीलगिरी बहुत बार पूछता है। ये जो वेस्टर्न घाट है ना और ये ईस्टर्न घाट, जहाँ पे मिलता है ना उसको नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। फिर है उसके बाद आपको अनाईमुड्डी और कार्डामम हिल्स, फिर टोटाबेटा मतलब नीलगिरी, टोटाबेटा, अनाईमुड्डी और कार्डामम। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। पोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वेस्टर्न में कौन-कौन सा है? कांडला, एक मुद्रा पोर्ट बहुत चल रहा है अभी, जो कि गुजरात में है ना? कल भी मैंने चर्चा किया था। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मोर्मुगोवा, न्यू मंगलोर, कोची पोर्ट, सारे वेस्टर्न है। ईस्टर्न में है हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरन। लोकेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, ओके? लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए पर्वत के बारे में। अभी इंडस को लेकर जो है ना पूछे जाने की पूरी संभावना है। इंडस अभी न्यूज़ में आ गया है, क्यों? 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था समझौता, इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। नॉर्थ साउथ रेंज याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बार-बार, काराकोरम रेंज यहाँ पर दिख रहा है, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। नॉर्थ से साउथ अरेंज कर लेके पूछ लेता है। फिर यहाँ पे आइए नॉर्थ ईस्ट में, काफला हिल्स पूछा गया है, मिहिर हिल्स पूछा गया है, गारो, खासी, जयंतिया पूछ लिया है और यहाँ पे मिज़ो हिल्स के बारे में पूछ लिया गया है। फिर देख लीजिए यहाँ पे कुछ खास था हाँ, ये देखिए अरावली को ध्यान रखिएगा, अरावली और सतपुरा रेंज के बीच में जो है ना आपको महानदी, नर्मदा, तापी नदी देखने को मिलेगा। अरावली, सतपुड़ा और यहाँ पे सतमाला देखने को मिल रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे विंध्य रेंज को भी ध्यान रखिएगा, रामगढ़ हिल्स को भी ध्यान रखिएगा। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन होता है, ये 8 राज्यों से गुजरता है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? याद रखिएगा। बिहार से पास करता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? नहीं करता है, याद रखेंगे आप। ये नॉर्थ ईस्ट का जैसे अभी आपका मणिपुर न्यूज़ में चल रहा है। अभी असम न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि बाढ़ आ गया यहाँ पे पानी के कारण। तो असम जो है ना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। मणिपुर तो आपको न्यूज़ में पता ही है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चीज़ों को बार-बार देखते हैं ना, तो अच्छे खासे जो है ना आपके नंबर या कट ऑफ को आप पार कर लोगे, जिनको भी डर लग रहा है यहाँ पे। ओके? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हाँ, आइए बात कर ही लेते हैं हम लोग पेड ग्रुप के बारे में। ये देखिए, अगर आप इस पेड ग्रुप से जुड़ते हैं, तो आपको क्या-क्या मिलेगा यहाँ पे? पहला तो पीडीएफ मिलेगा आपको, टू द पॉइंट वाला। उसमें ज़्यादा लंबा लिफ़ाफ़ा या कहानी नहीं लिखा हुआ रहेगा। आपको टू द पॉइंट जो है ना, कीवर्ड को याद करना है और उसको कैसे टैकल करना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। फिर आपको वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे इसका। जो भी पीडीएफ रहेगा ना, उसको हम डिस्कस कर देंगे। कैसे-कैसे चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है, कैसे आंसर पूछा जाएगा तो कैसे लिखना है, इस ये सब चीज़ के बारे में मिलेगा आपको। थर्ड क्या है, जो पेड वाले रहेंगे ना, उनको टाइम-टाइम पे वो इम्पोर्टेंट वीडियो भी दिया जाएगा, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो। आपको सप्लीमेंट के रूप में, ठीक है? अगर जैसे कि मान लीजिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम 30 अगस्त को दिया गया है, तो उससे जुड़ा हुआ भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट रहेगा।
लेकिन देखिए घटना चक्र, एनसीईआरटी सब कोई पढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ-कुछ जो फैक्ट होता है, कुछ-कुछ पॉइंट होता है, जो टॉपिक होते हैं, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। वही चीज़ आपको बीच-बीच में दिया जाएगा, ठीक है? नोट्स बना के। ये सब पेड वालों को मिलेगा। और बता दें, किन वर्गों को फ़ायदा होगा? देखिए, जो लोग वन डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जब मौका मिलता है मेंस में बैठने का, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है आंसर लिखने को लेकर, ठीक है? बहुत परसेप्शन रहता है कि वन डे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग लिख नहीं पाएँगे। ये परसेप्शन को दूर कर देंगे हम। अगर आप नोट से जुड़ते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें आंसर कैसे लिखना होता है, ठीक है? 2-3 महीना में आप सीख जाइएगा। दूसरा वर्ग किसको फ़ायदा होगा? वो वर्ग को जो कि जिनकी जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके पास समय बहुत कम है। ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। थर्ड उनको हेल्प करेगा, क्योंकि बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान से जुड़ नहीं पाते हैं या बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होता उनके पास, उनको उनके लिए भी ये लाभ मिलेगा ये, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाला मटेरियल होगा और अभी हमारे पे ज़्यादा कॉल भी नहीं आया है, मुझे लगता है कि 7 से 8 कॉल ही अभी तक मैंने अटेंड किया है, लोग क्वेरी कर रहे थे। मैंने उनको बोला है कि आपको जल्द ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़ी बहुत ही नॉमिनल रहेगा, ठीक है? आप लोग से सजेशन माँगा गया था कि फ़ी कितना रखा जाए, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। अगर आपको जो भी ठीक लगता है ना, आप लोग हमें सजेशन कीजिएगा, उसी को हम लोग रखेंगे, ठीक है? और बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना, वो ज़्यादा फ़ी नहीं दे पाते क्योंकि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेज़ होते हैं। वो लोग खुद एग्ज़ाम के साथ-साथ बहुत सारे चैलेंजेज़ को फेस करते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं और हमने भी इसको बहुत नज़दीकी से देखा है। इसलिए हमें जो है इसको नॉमिनल रखा गया है, कि इतना कोई भी अफ़ोर्ड कर ही सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।